हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको पता है अपनी वो संडे टू सैटरडे अपने संडे टू संडे अपनी 3 क्लासेस होती हैं। तो ये अपनी पहली क्लास है सुबह 11:15 बजे वाली। कौन सी? हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री चल रही है। इसके बाद 4:15 बजे अपनी इंडियन जियोग्राफी आएगी और रात को 8:15 बजे अपनी इंडियन पॉलिटी आएगी। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री में अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक डिस्कशन कर चुके, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आगे का अपन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी आई थिंक चल रहा था और इनका नाम लिए बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो आ जोड़ लो। अब देखो ये अपनी चली रही है मुहिम कि भारत का युवा और राजस्थान का युवा मांगे रोजगार। इस मुहिम के चलते चलते देखो एनटीपीसी ने कुछ किया है, रेलवे ने कुछ कर ही दिया, सब कुछ रेलवे तो कर रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट भी कुछ थोड़ा चेत तो करिए, देखा आगे किए हुआ। बट कोई ना, अपना अंतिम क्लास में क्या चल रहा था, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। AK-47 की। किसकी कर रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन ने क्या बात की थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका अपन ने जो उसके जो सेनापति हैं अपन अंतिम लिख चुके थे किसके बारे में? मलिक काफूर के बारे में। किसके? मलिक काफूर के बारे में अपन लिख चुके थे लास्ट क्लास में। आई थिंक देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। मलिक काफूर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम बात करेंगे, आप एक हेडिंग लगाइए कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। कौन से कार्य? अलाउद्दीन खिलजी कौन से कार्य? निर्माण कार्य। ठीक है ना? ओके, चलिए। निर्माण कार्य क्या मतलब है कि इसने क्या क्या कुछ बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, तो उसमें से देखो इसने मुख्य रूप से हमें वो चीज़ें करने जो एग्जाम्स में आती हैं। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी, अब देखो आज खिलजी, तुगलक और सैयद और लोदी, ये मतलब खिलजी तो अपना हो ही जाएगा बस थोड़ी देर में, फिर तुगलक, सैयद और लोदी, ये सारे लगभग आज अपने को फिनिश करने हैं। ओके, तो अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, गौर से देखिए इस शख्स को। कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों की जब बात करते हैं अपन, 1 मिनट, आप 1 सेकंड वेट कीजिएगा। 1 सेकंड सिर्फ, हो गया ना? 1 सेकंड, बस इतना ही वेट करना था आपको। अब ये सिस्टम कर लेते हैं, पेन इस पे ढंग से चल जाए। हाँ जी, अब देखिए निर्माण कार्य। निर्माण कार्यों में देखो एक एक कार्य लिखते, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखते चलिए। आज मैं PDF वगैरह नहीं लेके आया हूँ, आज से आपको मैं लिखवाऊंगा, आप लिखोगे, बस इतना ही बात करो। देखो पहला इसने क्या बनवाया? इसने बनवाया सिरी दुर्ग। क्या बनवाया इसने? सिरी दुर्ग बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या बनवाया था? सिरी दुर्ग बनाया। एक इसने बनाया हौज ए खास। हौज ए खास। देखो पुराने टाइम की जितनी इमारतें ना ऐसे नाम आते हैं, दीवान खास, दीवान आम, हौज खास, फलान सिंह, खास सिंह, पता नहीं क्या। फिर नेक्स्ट इसने बनाया अलाई मीनार। अब अलाउद्दीन नाम है तो अलाई मीनार बनाई। कौन सी मीनार बनाई? अलाई मीनार। अब देखो लेयर तय में अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोड आता नहीं है इतना, इस पर स्विप में स्लिप होता है पेन, छोटी स्क्रीन है ना। अलाई मीनार। अलाई मीनार के बाद एक बनाया इसने अलाई दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा। अब देखो ताई सा दिख रहा है लेकिन मेरे सुनने पर ध्यान दीजिए। अलाई दरवाज़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसने बनाया था, इस पे दिखेगा नहीं, पेन वाली दिक्कत रहे, ऐसा पेन नहीं है सभी पे चले। नेक्स्ट इसने बनाया हजार सितून महल। कौन सा महल? हजार सितून। सितून क्या होता है पता है? सितून का मतलब होता है खंबा, यानी 1000 खंबा महल, 1000 सितून महल या फिर 1000 खंबा महल। ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इसने बनाई थी जमैयत खाना मस्जिद। कौन सी खाना मस्जिद? जमैयत खाना मस्जिद। ओके, गॉट द पॉइंट, समझ आ रहा है ना? जमैयत खाना मस्जिद। बस इतने ही बनाए थे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या क्या बनाए थे फटाफट देख लो। अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में सिरी दुर्ग, हौज ए खास, अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार। अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? 1000 सितून या 1000 खंबा महल। 1000 सितून या 1000 खंबा महल। जमैयत खाना मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जमैयत खाना मस्जिद। ये आपके अलाउद्दीन क्या हो गए? अलाउद्दीन के निर्माण कार्य हो गए। आई थिंक देर इज नो एनी प्रॉब्लम।
कोई समस्या नहीं है, तो जब समस्या नहीं होती तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार या फिर सैनिक सुधार। सैन्य सुधार या सैनिक सुधार। भाई साहब ये ऐसा बंदा था जिसने आर्मी पे भाई साहब ज़बरदस्त काम किया। जैसे अपनी इस वर्तमान में प्रेजेंट गवर्नमेंट आर्मी पे खूब सारा काम कर रही है ना, इंडियन आर्मी पे, वैसे इसने काम किया। तो इसने सैन्य सुधार या फिर सैनिक सुधार किए। क्या क्या सैनिक सुधार किए? इसने सबसे बड़ा काम किया, स्थायी सेना रखी। कैसी सेना? सेना ऐसी जो परमानेंट हो, 24 घंटे 24/7, जब भी आपका मन हो तब सेना तैयार। स्थायी सेना रखी। अब देखो जब स्थायी सेना रखी तो सैनिकों ने कहा भाई साहब हम परमानेंट रह जाए लेकिन हमें कुछ तो दो, तो उनको नगद वेतन दिया। हम बोलते हैं नगद, नगद नहीं होता नकद, नकद होता है नकद, नकद वेतन दिया। ओके, स्थायी सेना रखी और नकद वेतन दिया, ठीक है। उसके बाद अगला काम किया इसने, नियमित और स्थायी सेना रखी, और ऐसा करने वाला, स्थायी सेना रखने वाला और नगद वेतन देने वाला, ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट रूरल था। रूलर, सॉरी रूलर नहीं, रूलर, फर्स्ट रूलर, प्रथम, क्या बोलते हैं रूलर को? शासक, प्रथम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी इज द फर्स्ट रूलर हु स्थायी सेना एंड नगद वेतन। ओके, हाँ जी, अब माने इत्यांग है, जित्या बीती बोल दी। स्थायी सेना और नगद वेतन का काम इसने किया। उसके बाद और क्या काम किया इसने? इसने दो काम और किए, बड़े बड़े कांड किए। क्या क्या कांड किए? चलिए देखते हैं। एक इसने काम किया घोड़े दागना। क्या? हाँ, अब कड़ा है। घोड़े दागना किसका काम किया? घोड़े दागने का काम किया। घोड़े दागना मतलब अड़ंगों की है। देखो घोड़े दागने का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा डंकी है। क्या है? डंकी। दिस इज़ द माउथ ऑफ दिस डोंकी एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल आई एंड दिस डोंकी का ऐसे ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए कोई घोड़ा है, बहुत खतरनाक बनाते हैं पेंटिंग बहुत। अरे कौन बने, रहने दो, कौन बस की बात। मान लीजिए कोई घोड़ा है, ठीक है ना? हाँ जी। अब कमेंट सेक्शन में ना 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 ऐसी बात कुछ नहीं करनी अपने को, जैसा आता है हमने वैसा आपके सामने प्रयास किया। मान लीजिए कोई घोड़ा है, हम हमारा घोड़ा है थे, हमारा घोड़ा ऐसे, ओके, ये घोड़ा है। अब इसको दागने का मतलब, ताती रोड करियो, तातो सीढ़ियों करियो, तातो चिमटो करियो और चेप दियो, ऐसे लगा दिया। मतलब इसके ऊपर निशान आ दिया और फिक्स टाइप का सिंबल बना दिया कि इस सिंबल वाला घोड़ा मेरा, बाकी घोड़े मेरे नहीं, अगर दिख गए तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, बस बात खत्म, ठीक है ना? तो यानी स्पेशल टाइप का सिंबल बनाया, घोड़ों को दाग दिया, मतलब उनके ऊपर चकते बना दिए। अब कोई पूछेगा दर्द नहीं होता? अब भाई साहब दर्द तो होता है, पर बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। सुना है वरुण धवन का? नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लेना। चलिए, तो घोड़ा दागने का। उसके बाद आता है सैनिकों का हुलिया लिखना। सैनिकों का हुलिया लिखना। व्हाट इज दिस हुलिया लिखना? वाई दिस कोलावेरी डील। देखो हुलिया लिखने का मतलब होता है, हुलिया लिखने का मतलब होता है, इसका मतलब है कि मान लीजिए ये कोई गोरा सा सैनिक है, इसका ऐसे ऐसे करके मैंने चेहरा बना दिया। ओके, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। हाँ जी, तो ऐसा एक क्या बना लिया उसने, एक हुलिया बना लिया कि ऐसा ऐसा सैनिक है ना, ये सैनिक अपने जो जो सैनिक उसके परमानेंट आर्मी में थे ना, उनका चेहरा इसने मतलब उनका फोटो बना के और अपने की चिपका ले से यहाँ फेविकोल से अपने उसको वहाँ पे रख लिया। और अब जब भी कोई काम होता फट से मिला लेते हैं, ये सैनिक अपना है, हाँ भैया अपना है, अपना नहीं है ख़त्म करो बस। तो वो क्या होता है, सैनिकों का हुलिया लिखना होता है। ओके, यानी घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दोनों क्वेश्चन 1750 बार पूछता है, अब समझ लो 1750 की बात है। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की, हुलिया इसके बनवाने की प्रथा, सैनिकों को नगद भुगतान की, स्थायी सेना रखने की, ये लगवाए। इसके अलावा एक कांड और किया। क्या कांड किया? वो कांड ये किया कि इसने सेना को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग। सेना को क्या दिया? सेना को दिया प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग दी सेना को कि आप ट्रेंड सैनिक, ऐसे नहीं उठा के यार अगर नत्थु कह उठाया लगा दिया आर्मी में ना, उसको ट्रेंड किया गया कि आर्मी में ऐसे ऐसे युद्ध करना है, अगर सामने से आए तो ऐसे मारना है, पीछे से आए तो ऐसे मारना है, अगर नहीं मिले तो ऐसे मारना है ना? तो वो क्या होता है, उसको सेना को इसको प्रशिक्षण दिया। उसके बाद इसने एक ज़बरदस्त काम किया और वो लिख लो क्या? खम्स कर। खम्स नाम का एक कर था भाई साहब, टैक्स, टैक्स था, खम्स कर।
इस खम्सकर का क्या किया इसने, ये क्या था, ये क्या था, युद्ध खम्सकर क्या था कि युद्ध में कोई भी माल लूट लिया, मान लो युद्ध में माल लूट लिया, ओके, उस लूटे गए माल पर, जो युद्ध में माल लूट के लाए, मान लो मैंने किसी गांव पे या किसी शहर पे, किसी कॉलोनी पे आक्रमण किया, वहां से मेरे को जितना रुपया पैसा, आक्रमण क्यों करते थे, पहले तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, और साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरा काम क्या था, मुख्य इनका काम क्या था कि वहां से लूटामारी करनी, अपना अपना खजाना भरना बस, ठीक है, चाहे दुनियादारी जाओ भाड़ में, वो कहते हैं ना आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, हाँ जी, तो वो बात है। तो वहाँ से क्या था, खम्सकर था एक, जो युद्ध के लूटे गए माल पर लगता था, माल मतलब वो वाला नहीं कि एक बार एक रात को चोर आया घर पे, है ना, और तो युद्ध पर जो कर लगता है वो कौन सा है, युद्ध पर कर लगने वाला खम्सकर होता है। इस कर को देखो, इस कर के ऊपर कर दिया, इस कर के ऊपर क्या लगाया कि जैसे मान लो एक जगह युद्ध किया सेना ने, इस गाँव पर युद्ध किया, इस गाँव पर युद्ध किया, तो यहाँ से इस गांव पर युद्ध किया, और युद्ध करने से मान को 100 रुपये लेके आए, ठीक है, इस 100 रुपये पे मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि 10% इसका आर्मी रखेगी। सपोज करो कि जितना आप लूट के लाओगे ना, उसका 10% क्या रखोगे, आप खुद रखोगे। मान लो मैं 100 रुपये लूट के लाया, मैंने कहा लो ये 100 रुपये, तो मेरे को 10 रुपये दे दिए। अब सोचो मैं अगली बार कितने लूट के दूंगा, 1000, तो मेरे को कितने मिलेंगे, 100, लाख लूट के लाया, तो ये लूट हमारी ज़्यादा हो जाएगी ना, लूट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, सरकार का भी खजाना बनेगा और मेरा भी खजाना बनेगा। तो क्या हो जाएगा कि सेना द्वारा लूटे गए माल पर कौन सा कर लगाया जाता है, खम्सकर। कि वो एक बार, वो मैं आपको बता था कि एक बार एक रात को एक चोर गया घर में, उठ जाते ही एक आदमी चोर था, उसके ऊपर चाकू रखा, बोल माल कहाँ है, माल कहाँ है, तो बोले हैं माल का माल पड़ोस में है। तो वो वाली बात है, सॉरी नारी शक्ति में वैसे ही कमाल करते कहते हैं ना प्रणाम करते हैं। अब देखो बात क्या थी, ध्यान से, खम्सकर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, घोड़ा दाग दिया, खम्सकर लगा दिया, ये आपकी आर्मी से रिलेटेड काम हो गया इसकी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया, उसके बाद इसने ज़बरदस्त वाला और कांड किया। क्या मतलब, इंसान वैसे देखो जो, और इसकी जो व्यवस्थाएं थी ना, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ऐसा कानून था इसका कि अगर तोड़ा तो ये उसको तोड़ देता था, अगर किसी ने भी भूल से भी कानून तोड़ा, है ना, तो ये उसको तोड़ देता था। इतना ज़बरदस्त शासक, इतना खतरनाक आदमी। बस इसकी एक ही दिक्कत थी, क्या, बस ये चाहिए थी इसको, और इसी की कहानी इसकी लंका लगी तो नहीं, बट इसने बहुत सारे में लगा दी। चलिए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार। कौन सा सुधार, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार। अब मार्केट को बनाएगा, मार्केट, एक बोलता है मार्केट नहीं होता है, मार्केट होता है, मार्केट बोल के देखिए, देखो ध्यान से, बाजार सुधार के बारे में बताया किसने, जियाउद्दीन बर्नी, कि जिया जाए ना जिया रे ओरे प्यारे, जियाउद्दीन बर्नी की बुक कौन सी थी, तारीख पे तारीख और तारीख पे फिरोज़े शाही, ठीक है, तारीख फिरोज़ शाही में जियाउद्दीन बर्नी ने इसके बारे में बात की, बाजार सुधार के बारे में, कि अलाउद्दीन का बाजार सुधार माशाल्लाह रहीमुल्लाह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, उर्दू लैंग्वेज हमें ज़रा बहुत ही मुश्किल से आती है। चलिए उसके बाद एक इस बुक में मिलती है जानकारी। दूसरी बुक कौन सी है, आज आपके पेजेस भरेंगे तो ये चिंता मत करिएगा, हम और बना लेंगे, दोबारा शुरू से मिटाते चलेंगे, इसलिए मिटा नहीं देंगे, शुरू से बाद में मिटाएंगे। अमीर खुसरो की एक बुक थी, किसकी, अमीर खुसरो। ये किताबों के नाम ध्यान रखें कि किताबों के पन्नों को पलटते पलटते उसकी कहानी भी इस मोड़ पर आ पहुंची कि आज वो खुद एक दोहरे रास्ते पे खड़ा था, इधर जाए तो मौत, इधर जाए तो पता नहीं कुछ। कोई कहते हैं ना कि इधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाई। भाई साहब मैं कहता हूँ सीधा चलो ना, जरूरत ही नहीं मुड़ने की। इतना दिमाग तो भाई साहब खतरनाक बचपन से रहता, बस घमंड नहीं किया कभी। हाँ जी, अब देखो अमीर खुसरो की बुक कौन सी थी, अमीर खुसरो की बुक थी ख़ज़ाइन उल फतह है। अब देखो इनके नाम रखने में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का हमारा योगदान नहीं है, हम केवल उनके द्वारा रखे गए नामों को आपको बता रहे हैं, इसलिए आप हमें जिम्मेदार ना ठहराएं। अमीर खुसरो की बुक कौन सी, ख़ज़ाइन उल फतह है, और उसके बाद कौन सा, इब्न बतूता,
अम्मा ने भी पीटा, अपा ने भी पीटा, चप्पलों से पीटा। इब्न बतूता की बुक कौन सी? रिहला। ये हम आपको याद करा सकते हैं कैसे? बताता रेवाला, ऐसे बोलते हैं ना, बताता रेवाला मतलब बताते रहेंगे, बताता रेवाला। तो इब्न बतूता की बुक कौन सी? रिहला। इब्न बतूता की बुक कौन सी? रिहला। जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी? तारीख फिरोज शाही। अमीर खुसरो की कौन सी? ख्वाजाइनुल फतवे। अमीर खुसरो की कौन सी? ख्वाजाइनुल फतवे। इब्न बतूता, रिहला, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही। अमीर खुसरो, ख्वाजाइनुल फतवे, ऐसे 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगी। ओके, आई थिंक देर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये इन बुक मतलब क्या है, किताबें क्यों लिखाई? इन किताबों में जानकारी मिलती है कि इसकी बाजार सुधार प्रणाली कैसी थी, जबरदस्त वाली। बाजार सुधार के लिए इसने क्या किया? दीवान ए रियासत विभाग चलाया। कौन सा विभाग चलाया? डिपार्टमेंट चलाया इसने, दीवान ए रियासत। दीवाना दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना। दीवान ए रियासत विभाग, डिपार्टमेंट चलाया दीवान ए रियासत। ठीक है, चाय पियोगे? थोड़ी सी चाय का पी सकते हो आप। कि उस दिन आपको सुनाई थी ना हमने, क्या? छोड़ी, उस दिन सुनाई थी, आज क्यों सुनाई? दीवान रियासत। और इस दीवाना दीवाना का जो हेड था, इसका जो प्रमुख था हेड, बीको के नाम, बीको नाम जबरदस्त हो, बोल के बोल सद्र ए रियासत, सदर ए रियासत या सद्र ए रियासत, सदर ए रियासत, सदर ए रियासत। आल्यो, बात खत्म। और एक और आदमी हो, कौन है? वरीद। वरीद का मतलब कौन? आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, गुप्तचर। वरीद का जहाँ पे वरीद आए वहाँ पे गुप्तचर का नाम लेना। ओके, तो दीवान ए रियासत विभाग चलाया। दीवान ए रियासत का कौन? दीवान ए रियासत का हेड कौन? सदर ए रियासत। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा इसको, जो तो अपन आज करने की। चलो आगे, ये आपकी बात समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं किसका? इसी बाजार सुधार में लिखना है आपको कि वक्फ और मिल्क, ओके वक्फ व कैफ, कि वक्त के पन्नों को पलटते पलटते, वो इतिहास के पन्ने थे। और मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, कैसा? ठंडा ठंडा, कूल कूल, वो नवरत्न आता है। हाँ जी, वक्फ और मिल्क ये क्या थे? वक्फ तो भाई साहब जबरदस्त वाला क्या था? धार्मिक कर। धार्मिक क्या बोलते हैं? धार्मिक कर। धार्मिक मतलब रिलीजियस, रिलीजन टैक्स। ओके, धार्मिक कर। और मिल्क था ना, मिल्क मिल्क था इनामी भूमि, इनाम में मिली हुई भूमि पेडने कर। भूमि मतलब समझते? भूमि, भूमि पेडने कर, है ना? हाँ जी, बट सी इज अ ब्रिलियंट स्टार। इनाम के लिए कौन सा? वक्फ, सॉरी धार्मिक कर कौन सा? वक्फ। और इनामी भूमि पर कर कौन सा? सॉरी इनामी भूमि कौन सी? मिल्क। ये क्या थे? ये दोनों आपके ये थे। बाजार में आ गए। उसके बाद इसने दो काम किए। दो काम, क्या काम किए? एक तो इसने काम किया सहना ए मंडी, सहना कि मुझे सहना ए मंडी, मंडी मतलब मंडी, सहना ए मंडी। व्हाट इज दिस? द सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, मंडी कहाँ लगती है? बाजार में लगती है। और बाजार की इस रौनक में, चकाचौंध में इंसान खो जाता है। तो बाजार की देख रेख के लिए, किसकी? बाजार की देख रेख वाला कौन था? ये अधिकारी था। कौन था? अधिकारी। ही इज द प्रशासन वाला। कौन? सहना ए मंडी कौन था? कि बाजार की देख रेख करने वाला अधिकारी कौन था? सहना ए मंडी। अब बाजार में तो काम कर लेगा, बट बाजार को काम करवाने के लिए कुछ लाइसेंस भी देने पड़ते हैं। तो इसने भाई साहब लाइसेंस काम खतरनाक वाले कर। देखो एक बार सोच के देखना कि उस टाइम इस बंदे में इतना दिमाग था। सोचो आज वो होता तो क्या है? परवाना ए नवीश, परवाना ए नवीश, नवीस है, नवीस। ये क्या था? ये लाइसेंस देता। क्या लाइसेंस की स्पेलिंग बोलिए मन? लाइसेंस क्या होता है देख लो, स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। लाइसेंस, लाइसेंस देता था। लाइसेंस किसका? जो बाजार का, जो मतलब बाजार में जो भी आपको काम करना है। यदि बाजार में था रेडी लगानी है, अगर कीड़ा ही बेचना है तो एक लाइसेंस लो, मैं रेडी लगा ले। ये लाइसेंस नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दो बातें। अंतिम अपन कर लेते हैं भू राजस्व सुधार, फिर अपन करेंगे फटाफट पूरा रिवाइज। अलाउद्दीन आपका खत्म, कहानी खत्म। चलो हेडिंग लगाओ, अलाउद्दीन का भू राजस्व सुधार। भू कौन सी? बीननी, ब्यावली बीननी,
भू को नहीं, भू मतलब भूमि, भू राजस्व सुधार क्या था? एक तो इसने काम किया था, क्या काम किया था कि इकता प्रणाली समाप्त की थी। इकता प्रणाली समाप्त कर दी इसने। कौन सी प्रणाली? समाप्त कर दी इसने, इकता प्रणाली। और जो जितनी भी अधिकतर जमीन थी, अब बताइए इकता प्रणाली शुरू किसने की, ये मेरे को आप बता दीजिए। इकता प्रणाली समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, इकता प्रणाली शुरू किसने की थी, ये मेरे को आप बताओगे अभी। और जितनी भी जो जमीन थी, अधिकतर जमीन को, अधिकांश जमीन को, अधिकांश जमीन, जमीन मतलब भूमि, अधिकांश जमीन को क्या घोषित कर दिया? खालसा। और खालसा क्या होती है? धार्मिक भूमि। अधिकांश जमीन को क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जो आपका इकता प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया और अधिकांश जमीनों क्या घोषित कर दिया? खालसा। इकता प्रणाली शुरू किसने की थी, ये आप मेरे को फटाफट बता दीजिए। इतने में मैं आपको बताता हूँ क्या नाम था उसका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली शुरू की थी। ओके, त्रिगृद्धा। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो मेरे को दिखा दीजिए अंगूठा। आगे चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे। अगला क्या, जो गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, इन नदियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ दो याद रखिए। कौन सी? गंगा और तू कहते ना तेरी जटा में गंगा मैया, चंदा मुकुट पे साजर है, गंगोरी जैसो रूप है तेरो, डम डम डमरू बाजत है ना? नहीं सुना तो आज सुन लेना। जय भोलेनाथ। चलिए, जो गंगा यमुना है, उस गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, ये गंगा ऐसे मान लो ये आपकी गंगा बहती है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी यमुना बहती है। अब सोचो जहाँ पर नदियाँ बहती हैं उसके आसपास वाला क्षेत्र ज़बरदस्त उपजाऊ होता है, इसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं इसको? दोआब। और इस दोआब में टैक्स क्या कर दिया इसने? दोआब में टैक्स क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। दोआब में कर में वृद्धि कर दी, कर में वृद्धि कर दी। हम बोलते हैं वृद्धि, वृद्धि नहीं होती वृद्धि। वृद्धि वो होती है जो इंस्पेक्टर वगैरह, पुलिस वगैरह, पुलिस प्रशासन या फिर आर्मी पहनती है। ओके, एक हम बोलते हैं आर्मी, आर्मी नहीं होती इंडियन आर्मी। ओके, आर साइलेंट रहता है, ठीक है। तो जो गंगा और यमुना का जो दोआब था, जो बहती खिलखिल कल कल करती जो नदियाँ थी, इनका जो दोआब था, इस दोआब में टैक्स में क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। क्या कर दिया इसने? टैक्स को बढ़ा दिया। ओके, उसके बाद इसने एक काम ज़बरदस्त किया। क्या काम किया? वैसे काम खतरनाक खतरनाक करता रहा, सोच से चलो। इसने क्या किया? इसने भूमि नपवा ली, जमीन नपवा ली, भूमि का मापन करवाया, भूमि का मापन करवाया। और भूमि का मापन कौन सी विधि से कराया? मसाहत विधि से करवाया। हम बताएंगे अभी मसाहत विधि क्या होती है। भूमि का मापन करवाया मसाहत विधि से। लिखिए, हम इतने चाहे एक चुस्की लगा लेते हैं। भूमि का मापन कौन सी विधि से करवाया? मसाहत विधि से। और मसाहत विधि क्या होती है? एक आपने नाम सुना कभी बूढ़े बुजुर्गों से? जमीन इतना बिस्वा है क्या? बिस्वा। तो इस बिस्वा में मापना ही क्या था? मसाहत विधि थी। बिस्वा में मापना कि 10 बिस्वा, 20 बिस्वा, 5 बिस्वा, 4 बिस्वा। कभी अपने दादाजी परदादाजी परदादाजी सड़के सड़ दादाजी उनसे पूछना, है ना, अगर अभी तक वो चल रहे हैं तो। बाकी अगर नहीं पता तो फिर कोई गांव का बूढ़ा बुजुर्ग हो कि जो मतलब आपके दादाजी की उम्र के होंगे, उनसे पूछना कि दादाजी बिस्वा क्या होती है, वो आपको बता देंगे व्हाट इज दिस बिस्वा। क्योंकि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी इन 2017 समझ लो आगे, बस नो मोर। हाँ जी, तो भूमि का मापन मसाहत विधि, और मसाहत विधि में क्या होता था? बिस्वा। किस में मापते थे? भूमि बिस्वा में मापते थे। ओके, और अंतिम इसने 2 कांड किए। क्या कांड और काम कर दिए? 2 काम। क्या क्या कर दिए? बोल सर कांड करता ही करता जा रहा है, किया क्या नहीं, सब कुछ तो कर दिया इसने, सब कुछ सुधार दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। बिगाड़ने में ज़बरदस्त काम कर रखा था इसने। दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज नहीं, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ये क्या था? ये अगर किसी को टैक्स नहीं दे, किसी का पेंडिंग है, बकाया टैक्स, बकाया टैक्स यदि, बकाया टैक्स का मतलब भू राजस्व है, बकाया टैक्स क्या करता था? वसूलता था ये। अगर कोई टैक्स नहीं दे, कोई ज़्यादा चूचा पड़ करे तो दे लट्ठा गिर कोस ले, है ना? ठीक है भाई साहब,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसने और क्या किया, इसने एक काम किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण का मतलब कि ज़्यादा आप लोग मन मर्जी के पैसे नहीं लोगे। यदि सरकार ने कह रखा है कि आपको 5 रुपये किलो गेहूँ देगी, बट आजकल तो नहीं है, 5 रुपये किलो गेहूँ देगी, तो 5 रुपये से अगर 1 पैसा भी ऊपर ले लेना तो 8 फसली तोड़ दी जाएंगी आपकी। ऐसा इसने कर दिया। फिक्स प्राइस कि इतना है तो इतने से ना तो 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज़्यादा। समझ में आ गया। तो क्या होता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की। उसके बाद एक इसने, भाई साहब अब ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे और आंखें बंद हो जाएंगी। क्या कि मान लो ये कोई दुकानदार, दिस इज शॉपकीपर। शॉपकीपर एक तो मैंने स्पेलिंग आओ शॉपकीपर, अब लिख लो ना, अब लिखो, ये मत बताना कि लिखो स्पेलिंग लिखो ना, गंदा काम आप कौन करा, गंदा काम मतलब उल्टे काम नहीं करते रहे। हे भगवान क्या हुआ इस देश का, भगवान तेरी माया। देखो ये कोई शॉपकीपर है, यहाँ पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, ओ बैठो, इतना बड़ा इसका सिर, इसके पैर, और ये बैठा है। क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। ओके, शॉपिंग मतलब करवा रहा है दूसरों को। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लंबी 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 कतारा, ये ऐसे ले रहे हैं। यहाँ पे इसका तराजू है, तराजू में ऐसे 1 पलड़ा ऐसे 2 पलड़ा तोल रहा है। इधर इसने मान लो बाट रख दिया 1 किलो का, 1 किलो का रखा, बट इसमें 1 किलो का बाट है, लेकिन इस बाट की वैल्यू कितनी कर रखी है इसने, इस बाट को कम करके इसने 800 ग्राम ही कर रखा है। तो मतलब पैसे कितने के लिए, 1 किलो के बेचा कितना, 800 ग्राम, मुनाफा कितने का हुआ, 200 ग्राम का। परसेंटेज आप लोग निकाल लेना, अगर नहीं निकलते तो मैथ्स की क्लास में कभी आपको बता देंगे, ठीक है। 800 ग्राम इसने तोला। अब यहाँ से निकले मिस्टर AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कम ईयर, टिक 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 बोल, आए भाई साहब, बोल शॉपकीपर। अब शॉपकीपर के पसीना इधर से इधर, गंगा जमुना सरस्वती चल गई। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा क्या कर रहा है, बोल अनाज बेच रहा हूँ। बोल कैसे बेच रहा है, बोल 1 किलो का इतने रुपये। बोल ठीक है, बोल तोल कितना रहा है। अलाउद्दीन खिलजी जब नापा तो कितना मिला, 800। कितने ग्राम कम मिला, 200 ग्राम कम मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा सामने चाकू रखा, बोल ये ले और 200 ग्राम तेरा मांस निकाल। किसका, जो चीज़ बेच रहा है उसका जितना वजन कम बेच रहा है उतना मांस खुद ही का देना पड़ता था। मान लो मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मैंने मान लो 1000 की जगह 900 ग्राम तोल दिया, तो मेरा 100 ग्राम मांस काट लिया जाएगा। जो बेचता था उसका क्या काट लेते थे, मांस काट लेते थे, मांस निकाल लेते थे। जितना कम तोलता था उतना, यदि किसी ने 1 किलो कम तोला 1 किलो निकाल लेते थे, 50 किलो कम तोला 50 किलो निकाल लेते थे, जितना कम तोला उतना। अब सोचो किसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी जो निकाल लेगा, नहीं ना। तो बेईमानी का तो काम ही नहीं था। ईमानदारी इस राजा में सिर्फ एक उस कमी को छोड़ देना, उस कमी को, और वो देखो वो तो हर एक इंसान की फितरत होती है ना। बाकी ये इज़ द परफेक्ट किंग, सिर्फ उस एक कमी को अवॉइड कर दे। तो जैसे कि अपना जो अकबर है, अकबर का वो एक कांड, कौन सा कांड, जो उसने मतलब लाशों के अंबार लगा दिए थे, वो यदि हटा दें तो उसके अलावा अकबर वॉज द परफेक्ट एंड द बेस्टेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी को यदि ये एक इसकी आदत हटा दे तो ये हर एक मामले में सुपर डुपर था। समझ में आया। अब सोचो इतना स्ट्रिक्ट इसकी बाजार प्रणाली, इतनी स्ट्रिक्ट इसकी, इतनी अच्छी इसकी सैन्य प्रणाली, तो सोचो इसका प्रशासन। और इसीलिए इसने कहा था कि आई वॉन्ट टू बी ए सिकंदर ए शानी, मैं सिकंदर ए शानी और पूरे भारत का सिकंदर बनना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्व को भी जीतना चाहता हूँ और अपना धर्म चलाना चाहता हूँ। ये बात इसी की थी, अलाउद्दीन खिलजी की। समझ में आ गया। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट। फटाफट मारते हैं रिवाइज, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से आ जाओ, दबा दब फटाफट, चटाचट झटाचट। अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर की बात करें, निर्माण कार्य कर रहे थे अपन, क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, निर्माण कार्य साफ करते चलते हैं ताकि आगे काम अपन दोबारा। ओके, अब मैं बोलता रहूँगा, मेरे साथ साथ आप बोलोगे, ठीक है ना। क्या क्या बनाया, श्री दुर्ग बनाया। कौन सा दुर्ग बनाया, श्री दुर्ग। बोलिए, यदि घर पे बैठे हो, अगर आसपास सुन रहे हैं सब सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं। श्री दुर्ग हौज ए खास बनाया। क्या बनाया, हौज ए खास। बोलिए, हौज ए खास। अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, ठीक है। नेक्स्ट है 1000 सितून या 1000 खम्बा महल। कौन सा महल है, 1000 सितून या 1000 खम्बा महल। नेक्स्ट है जमैयत खाना मस्जिद। बोलते रहिए, मुंह थक जाना चाहिए, आप नहीं थकने चाहिए। जमैयत खाना मस्जिद। उसके बाद अगला इसके सैनिक सुधार। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सैनिक सुधार की। किसकी बात कर रहे हैं, बोलिए, सैनिक सुधार। कौन सैनिक सुधार, स्थायी सेना। किसने रखी, इसने स्थायी सेना प्लस नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी सेना भी स्थायी थी और इसका वेतन भी नगद था।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पे। इसने क्या किया, इसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने का काम करवाया। क्या क्या काम है कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों का हुलिया लिखवाया। ठीक है, उसके बाद इसने सेना को प्रशिक्षण की दिया, ट्रेंड वेल ट्रेंड आर्मी थी इसकी। खम्स नामक जो कर था, उस कर को भी आर्मी की जो मतलब सैन्य कर था, एक खम्स नामक कर कौन सा था, सैन्य कर था। उसके बाद बाजार सुधार करवाया इसने। बाजार सुधार की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी बुक है, तारीख फिरोज शाही। उसके बाद अमीर खुसरो की कौन सी, खजाइन उल फतह, अमीर खुसरो की कौन सी, खजाइन उल फतह। और इबन बतूता, बताता रेवाला, बताता रेवाला मतलब इबन बतूता रिहला। ठीक है, दीवान ए रियासत नामे के विभाग चलाया और इसका प्रमुख क्या था, सदर ए रियासत है, सदर ए रियासत था। और वरीद क्या, वरीद किसको बोलते थे, वरीद बोलते थे गुप्तचर को। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वक्फ और मिल्क नामक दो, वक्त तो क्या था, धार्मिक कर था, और मिल्क क्या थी, जो आपकी इनामी भूमि होती थी, इनामी भूमि। ओके, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी क्या था, ये एक बाजार, जो बाजार पर नियंत्रण रखने वाला क्या था, एक अधिकारी था। परवाना या नवीस क्या था, ये आपको बाजार में काम करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराता था। क्या प्रोवाइड करवाता था, लाइसेंस प्रोवाइड करवाता था। ओके, भू राजस्व सुधार, भू राजस्व सुधार क्या कहते हैं, इसने इक्ता प्रणाली इसने इक्ता प्रणाली समाप्त की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। किसने, इल्तुतमिश। और अधिकांश जो जमीन थी, अधिकांश भूमि थी, उसको क्या घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, खालसा। नेक्स्ट क्या है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब था, उसमें इसने टैक्स में क्या कर दिया, टैक्स में वृद्धि कर दी। क्या कर दी, टैक्स में वृद्धि कर दी। ओके, वृद्धि संधि कर दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भूमि का मापन करवाया इसने कौन सी विधि से, मसीहत विधि से। और किस में मापा, मसीहत का मतलब क्या था, बिस्वा में इसका मापन करवाया। दीवान मुस्तखराज कौन था, जो बकाया टैक्स, यदि किसी ने टैक्स नहीं पे किया है तो उसका टैक्स लेने वाला कौन था, बकाया। जो वर्तमान में अपने जो टैक्स वाले डिपार्टमेंट है वो लेते हैं ना बकाया कर, वैसे ही। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की, इस अलाउद्दीन खिलजी ने की। जितने रुपए के सरकार ने फिक्स कर दिया उसी रेट से आप बेचोगे। अलाउद्दीन खिलजी। एक इसकी सबसे बड़ी, सबसे शानदार क्वालिटी क्या थी, कि यदि कोई बेईमानी करता पाया गया, यदि कम तोलता है, मान लो इसने कम तोला, तो जितना कम तोला उसके बराबर इसके शरीर से मांस निकाल लिया जाए। ये काम किसके थी, ये सारा सिस्टम था, सिस्टम किसका था, सिस्टम था AK-47 का, अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी आपका कंप्लीट, इसी के साथ आपका खिलजी वंश भी कंप्लीट। ठीक है गुरुजी, खिलजी वंश आपका कंप्लीट हमने कर दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या में नहीं है। एक आपको नोट लगा लीजिए, शानदार सा एक नोट। क्या नोट लगा लिए, नोट ये लगा लीजिए कि जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि जो आपका अलाई दरवाज़ा था, कौन सा दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा था। इस अलाई दरवाजे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। कौन सी वास्तुकला का, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। किसको, अलाई दरवाजे को कहते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, खिलजी तो हुआ था ना, तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब देखो, अब जब खिलजी मर गया ना, तो खिलजी के बाद, खिलजी के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कौन बैठा, मुबारक खिलजी बैठा। कौन बैठा, मुबारक खिलजी। ओके, मुबारक खिलजी बैठ गया। ये क्या था, ये मुबारक खिलजी क्या था भाई साहब, ये सनकी था। क्या था ये, सनकी। और इतना सनकी था, आपको एक इसकी हंसी बताऊँ, कि कई की बार तो दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के आता था, लुगाया ना घाघरा चोली पहन के, बोले चली मैं चली, देखो वो गली, ओके, दरबार वाली गली। तो मुबारक खिलजी इतना सनकी था कि बहुत सी बार क्या करता था ये महिलाओं के कपड़े, और बहुत सी बार महिलाओं के कपड़े छोड़ो, ये भाई साहब कैसे, बिना कपड़ों के बैठा था दरबार में, बिना कपड़ों के, कि माना कि मैंने पहन रखा है, माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो, है ना, तो माना कि मैंने पहन रखा है, भाई साहब वैसे ही आ जाते थे। ओके, अब समझ लो कितना सनकी था। और मुबारक खिलजी ने देखो, मुबारक खिलजी ने खुद को उपाधि क्या दी, खुद को उपाधि दी इसने खलीफा की, बस मैं ही सब कुछ, मैं ही करता, मैं ही धरता, मैं ही तुम्हारा भाग्य बिताता, मुबारक खिलजी। अब देखो, मुबारक खिलजी को किसने निपटाया, मुबारक खिलजी की
हत्या की गई। क्या की गई? इसकी हत्या की गई। ऐसे शासक को मार दिया गया। किसने मारा? ये आपका मुबारक था। मुबारक की हत्या किसने की? खुसरो खान ने। किसने की? खुसरो खान ने क्या कर दी? मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। ओके, खुसरो खान ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। और कौन सा, और फिर क्या कर दिया? जो खुसरो खान ने मुबारक खिलजी क्या कर दी? हत्या कर दी। अब मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और तुगलक वंश का प्रथम शासक बन गया। कौन से वंश का? तुगलक वंश का प्रथम शासक बन गया। कौन बना? खुसरो खां। कौन से वंश का? तुगलक वंश का प्रथम शासक। ध्यान देना इस चीज का। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन बन गया? खुसरो खां बन गया। तुगलक वंश आ रहा है अभी, देखना, तुगलक वंश को अपन स्थापित कर देंगे। मुबारक खिलजी को किसने मारा? खुसरो खां ने। और खुसरो खां तुगलक वंश का प्रथम शासक बन गया। और इसने किसकी उपाधि ले ली? इसने उपाधि ली पैगंबर का सेनापति। किसका सेनापति? कि मैं क्या हूं? पैगंबर का सेनापति। एक मिनट, किसका सेनापति हूं मैं? पैगंबर का सेनापति। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई क्या? क्या समझ में आया? कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके मरने के बाद मुबारक खिलजी बना। मुबारक खिलजी भाई साहब सन की था। इसको किसने मार दिया? मुबारक खिलजी को मार दिया खुसरो खान ने। और खुसरो खान ने तुगलक वंश की क्या कर दी? का प्रथम शासक बन गया। और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि दान कर ली। ठीक है। इस इस खुसरो खां को किसने निपटा दिया? फिर इस खुसरो खां को निपटाया किसने? गाजी मलिक ने। किसने? गाजी मलिक। किसने निपटा दिया? इस खुसरो खां को निपटा दिया गाजी मलिक ने। ओके भाई साहब, मारते रहो हमारे। क्या है ये भाई साहब? ये कौन? खुसरो। खुसरो खां, वो खुसरो नहीं, वो खुसरो बाद में आएगा, वो दूसरा है। खुसरो किसने मारा? खुसरो खां। खुसरो खां लिखिए इसे। खुसरो खां को किसने मारा? गाजी मलिक ने मारा। किसने मारा? गाजी मलिक ने। और फिर यही गाजी मलिक यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जीटी रोड नाम सुना है? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और कौन सा वंश शुरू कर दिया इसने? इसने कौन सा वंश शुरू किया? तुगलक वंश शुरू कर दिया। तो तुगलक वंश का संस्थापक पूछे तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। जबकि प्रथम शासक पूछे तो कौन है? अपने खुसरो खां। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। और इसको कब निपटाया भाई साहब? इस खुसरो खां को 1320 की घटना है, 1320 की। इसीलिए तो हम आपको लिखवाते हैं कि तुगलक वंश कब से कब तक था। 1320 से शुरू हो गया तुगलक वंश। याद है कुछ कुछ? याद आ रहा क्या? 1320 से लेकर के 1414 तक में 1414 तक चलेगा। और सबसे लंबे काल तक चलने वाला शासन कौन से वंश का है? तुगलक वंश का। कैसी कहानी थी ये? एक अधूरी सी कहानी थी, एक हसीना थी, एक दीवाना था। अलाई दरवाज़ा क्या था? इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते थे इसको। इसको अलाई दरवाजे को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते थे। ओके, रत्न कह दिया। अब की बार अपन बोर्ड मिटाएंगे ना, फिर तुगलक सल्टा के फिर बोर्ड मिटाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि मुबारक खिलजी एक क्या था? सन की राजा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन बना? आपके मुबारक खिलजी। और उसने खुद को क्या घोषित कर लिया? खुद को ही राजा घोषित कर लिया, मतलब खलीफा। और मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां ने हत्या कर दी। और खुसरो खां को अपने क्या मानता था? ये पैगंबर का सेनापति मानता था, तुगलक वंश का प्रथम शासक। इस खुसरो खां को किसने निपटा दिया? इस खुसरो खां को निपटा दिया भाई साहब आपके गाजी मलिक ने 1320 में। और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या बन गया? दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। और कौन सा वंश स्थापित कर दिया? और वंश स्थापित कर दिया कौन सा? तुगलक वंश आपके स्थापित कर दिया। ओके, तो नाउ राइट डाउन द हेडिंग तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक ईस्वी तक। के गैर गलोर आ रहे या तो को दिल की वकालत रहे, मिनटा में कर दे मजनू की खस्ता हालत रहे। सुना ना? ये गजबन पानी नहीं चली। अब वो गजबन इतना पानी लाए कि रास्ते में बाढ़ नहीं है इस बार, वरना तो बारिश आ जाती। पानी क्यों? पता चल गया कि हाँ भाई, मतलब पानी तो वैसे लिया है गजबन, है ना? तो वो उस टाइम कहते हैं ना, उस टाइम ऐसा चल रहा था कि कह तो आ गजबन पानी ढोडो की मर्सी, और कह आए रास्ता ने डुबा के मारसी।
एक ही बात थी, बट दोनों में से दोनों कंडीशन इम्पॉसिबल थी। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे बाद में, पहले तुगलक वंश की बात करते हैं। और तुगलक वंश, तुगलक का मतलब क्या होता है? तुगलक कैसे तुर्क थे? ये कौरानी तुर्क थे। कैसे तुर्क थे? कौरानी तुर्क थे, तुर्क। ओके। और कौरानी तुर्क कौन से वंश के थे? ये इनका वंश था कराना वंश। कौन सा वंश था? कराना वंश था। कौन सा वंश था? कराना वंश था। और बात ये है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक वाला कौन सा? तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा था? तुगलक वंश। कैसे याद रखोगे? गुलाम 3 अक्षर का, खिलजी 3 अक्षर का, लोदी 2 का, और क्या बचा आपका? सैयद 2 का, 2.5 का मान लो, 3.5 का मान लो, लेकिन तुगलक 4 का। तो तुगलक सबसे लंबे नाम का, इसलिए तुगलक सबसे बड़ा। तुगलक सबसे लंबे नाम का था, तो तुगलक वंश क्या था? सबसे लंबे समय तक रहा। और आपका जो खिलजी वंश सबसे कम टाइम तक रहा। खिलजी वंश मात्र 30 साल रहा था, 1290 से लेकर के 1320 तक। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई तो कर दो अंगूठे का निशान, मेरे को अपना आपका अंगूठा दे दो। और अब चलते हैं, अब हेडिंग डालिए गयासुद्दीन तुगलक, वन ऑफ द बेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। अब भाई साहब, गुरुजी तो सारा बेस्ट बताओ, बेस्ट कौन कौन है? भाई साहब सच बताऊंगा, उस टाइम आपका लोकतंत्र नहीं था। अगर उस टाइम लोकतंत्र होता ना, तो ये राजा काफ़ी अच्छे राजा थे। अरे कमु कम आज वाले जी एज का अपने राजनेता हैं, अरे जी भूखा तो कोई नहीं हाँ कि ओई गिट लिया 100 की ले लो, क्यों ना छोड़ो जनता का लूट लूटे खा जाओ। ऐसे तो नहीं थे, कम से कम है जनता की सोचते तो थे। हालांकि मानते जनता से टैक्स लेते, टैक्स तो ये भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, टैक्स आज भी लेते हैं। आप क्या सोचते हो आपके टैक्स नहीं लगता? आप बाजार से 1 रुपये का सामान खरीद रहे हो ना, उसमें से 10% गवर्नमेंट का जाता है, कंपनी को कम मिलता है, गवर्नमेंट का जाता है। क्या होता है उस टैक्स से? उस टैक्स से हमारा देश चलता है, बट उस टैक्स से देश कम चलता है, इनकी जेबें ज़्यादा चलती हैं। बट छोड़ो, वो कहते हैं ना, कैसे चलती आ रही थी ना, किसी के बदलने से कुछ बदलता है, बस अपनी सोच बदलो। अपना आजकल सब ये काम है कि अपना काम करो, दुनियादारी को जाने दो। भलाई करने चलोगे हमेशा बुराई होगा। उदाहरण आपके सामने देख लो। अब बस समझदार को इशारा काफ़ी। गयासुद्दीन तुगलक, जीटी, ध्यान से समझोगा। सबसे पहले इसकी उपाधि मान लीजिए, उपाधि मान लीजिए इसका वास्तविक नाम। वो इसका वास्तविक नाम क्या था? अभी आपको बता दें क्या नाम था। वास्तविक नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था इसका वास्तविक नाम? वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ओके, इसने कौन सी उपाधि? तो गाजी मलिक है, तो गाजी की डेफिनेट ऑब्वियस बात है, गाजी की इसने उपाधि धारण कर ली, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक क्या था इसका? ये राजा बनने से पहले कहाँ का, अक्सर कहते हैं बड़े बड़े गवर्नर थे। गवर्नर पहले कहाँ का गवर्नर था? दीपालपुर का गवर्नर था। कहाँ का? दीपालपुर का गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। ओके, ठीक है। इसने भाई साहब काम किए जबरदस्त वाले। इसने एक काम तो क्या किया कि इसने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दबाए। मंगोल आक्रमण दबाए सर्वाधिक। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसने दबाए? गयासुद्दीन तुगलक ने दबाए। किसने दबाए? गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दबाए। ठीक, एक बात क्लियर। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अब अगली बात है अपनी कि क्या दिल्ली सल्तनत का वह शासक, दिल्ली सल्तनत में, कौन सी सल्तनत में? दिल्ली सल्तनत में इसने क्या बनवाई? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर किसने बनवाई भाई साहब? सबसे पहले नहर बनवाई गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसके बाद एक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसने नहरों का जाल फैला दिया, बहुत सारी नहरें फैला दी। वो बात की है, ठीक है ना, वो बात की है। क्या जाल उसी ने फैलाया था? आई शुड कंफर्म फर्स्ट। नहीं, उसने, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक आएगा, FT आएगा, उसने नहरों का जाल फैलाया। GT ने तो नहर बनवाई और इसके पोते ने क्या कर दी? इसके पोते ने नहरों का जाल फैला दिया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? आपके गयासुद्दीन तुगलक ने करवा दिया।
इसका भू राजस्व कितना था? भू राजस्व को इसने क्या कर दिया? इसने कम कर दिया। कम कितना कर दिया? 1/10 कर दिया, 1/10 कर दिया भू राजस्व। इसने भाई साहब जनता की इतनी सहायता की कि मतलब जनता खुश थी इससे बहुत ज़्यादा। भू राजस्व इसने क्या कर दिया? इसने भू राजस्व को कम कर दिया। क्या कर दिया? भू राजस्व को कम कर दिया। नेक्स्ट क्या, उसके बाद अगली बात आती है कि ये क्या थे जो आपके जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये गयासुद्दीन तुगलक एक बार दिल्ली की तरफ जा रहा था, कहीं दूसरे वहाँ पे कहीं वेस्ट में अटैक करने गया था अपने ईस्ट में। तो वहाँ पे ईस्ट से आक्रमण करके जो वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो इसके साथ एक संत था। क्या नाम था? इसके साथ एक संत थे। क्या नाम था उनका? उन संत का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। कौन से औलिया? निज़ामुद्दीन औलिया। और ऐसी किसी बातों बातों में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजून, वास्तविक जो वर्ड होंगे, हुजून दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर दिल्ली दूरस्त, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हम बोलते हैं ना दिल्ली दूर है दिल्ली अभी दूर है। अब इस बात पे भाई साहब की तू मैं हो गई आपस में, तो निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की आपस में कभी भी नहीं बनी। ओके, इतनी बात समझ आ गई। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है अलाउद्दीन के जीटी के बारे में। एक तो इसने क्या कि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसने नहर बनवाई। कौन सी दिल्ली सल्तनत में इसने सबसे पहले नहर बनवाई। और उसके बाद जो आपके और भी था, इसका मतलब क्या, कौन सा, जो अलाउद्दीन के साथ, इसके साथ निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इसका कुछ था ही चक्कर। और जो भू राजस्व था उसको 1/10 कर दिया, और गाजी की इसने उपाधि धारण कर ली, और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसने दबाए। कौन सा आक्रमण? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दबाए। इतनी बात आप लिखिए। आगे चलें। अब इसके बाद इसको निपटाया कैसे? जो जीटी था ना, जीटी, इस जीटी को निपटाया कैसे? जीटी को निपटाया भाई साहब, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इसके बेटे ने निपटा दिया। किसने? इसके बेटे ने इसको चलता दिया। ये गयासुद्दीन तुगलक था, और इस गयासुद्दीन तुगलक के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक को आज के अपने एक शासक से, अपना वर्तमान में जो एक वर्तमान में है ना, उनसे कुछ मैं कंपेयर करूँगा, कुछ इसकी तुलना करूँगा। सॉरी फॉर दैट, बट कुछ करेंगे। जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, उसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का महल बनाया। लड़की का नहीं, लकड़ी का महल बनाया। और लकड़ी के महल में जब ये गयासुद्दीन तुगलक गया तो वो महल टूट गया, और शीशे का दिल में यार गयासुद्दीन टूट गया, यानी गयासुद्दीन तुगलक निकल लिए भाई साहब। तो लकड़ी के महल में दब करके कौन निकल गए? गयासुद्दीन तुगलक निकल गए। गयासुद्दीन तुगलक समझ आया? गयासुद्दीन तुगलक की कहानी इतनी थी, बस इसकी कहानी यही समाप्त होती है। उसके बाद अगला राजा आता है, कौन था वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में वो तेज सा वो छाया। गयासुद्दीन तुगलक हो गया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और कुछ लिखेंगे अपन, ये तो आपकी मरने की कहानी बताइए आपको। ओके, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और लिखेंगे। और मंगोल आक्रमण पता है कितनी बार? एग्जैक्ट डाटा बताऊँ, मंगोल आक्रमण कितनी बार दबाया? कहाँ लिखा है मैंने? 29 बार मंगोल आक्रमण। कितनी बार? 29 टाइम्स। 29 बार इसने मंगोल आक्रमण को दबाया मतलब ऊपर बैठ गया मंगोल आक्रमण की, है ना। इसके बाद एक आपने क्या लिखा था इसके बारे में कि इसने सर्वाधिक नहरें बनाई। मैं कहता हूँ नहरों के साथ ये वो लिख लीजिए, इसने सर्वाधिक कुएं भी बनवाए। नहरें और कुएं सर्वाधिक किसने बनवाए? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कुएं और सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई? गयासुद्दीन तुगलक। मतलब कुएं और नहरों का निर्माण शुरू करवाया इसने, मतलब निर्माण करवाया। सर्वाधिक नहीं, इसने कुएं और महलों का निर्माण करवाया। कुएं और नहरों का निर्माण इससे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत ने करवाया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण और कुएं का निर्माण किसने करवाया? आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने। और आगे आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसने सर्वाधिक नहरें बनवाई थी, वो बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद इसने एक तो नगर बसाया था। क्या? नगर बसाया था। कौन सा नगर? इसने नगर बसाया था तुगलकाबाद। आपने सुना है कि मारे चंद्र बवर सारतना रो खंबो दुखे दिखे दूर शो, माने आवे चंबो
सोतन रह महला साजन क्यों गया। हाँ जी वो भी चल रहा है बाहर, तब हमें याद आ गया। तुगलकाबाद का नाम क्या था? ये तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बसा दिया। ओके, और कौन सी शैली में बना था ये रोमन शैली में बना था। कौन शैली में? रोमन शैली में। रोम की जो शैली थी, रोम रोम मेरा रोम रोम प्रभु के रंग से रंग चुका। रोमन शैली में क्या हुआ था? रोमन शैली में। और इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग है ना तुगलकाबाद, जो दुर्ग है इसमें जो मतलब तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद में एक दुर्ग है रोमन शैली में बना हुआ। इस दुर्ग को वर्तमान में क्या पता क्या बोलते हैं? 56 कोट दुर्ग। कितने? जैसे 56 भोग होते हैं वैसे क्या होते हैं? 56 कोट दुर्ग इसको कहते हैं। बात समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है बट वर्तमान में टिकटॉक है बैन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुजूर दिल्ली दूर अस्त दिल्ली दूर है। इसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया तुगलक को अपना शत्रु मानने लगे, आपस में दोनों डिशुम डिशुम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक पता है कहाँ से, जो आपको मरा कब कि कहाँ से लौट रहा था वो लौट रहा था बंगाल से अभियान करके। और ये बात किसने बताई है? ये बात कही है कि जो आपके जो इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता ने कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में दब करके निकल गया। ठीक है, कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? ये भाई साहब निकल लिए 1325 में। 1325 में निकल लिए। तो इसका एक बेटा था, क्या नाम था बेटे का? जूना खां। बेटे का क्या नाम था? जूना खां। तो बाप मरा तो बेटा राजी, तो बेटा क्या हो गया? बेटा शासक बन गया। ठीक है, तो जूना खां राजा बना। कौन बना? जूना खां। और जूना खां इसको बोलते, जूना खां बोल दो या जोना खां बोल दो, एक ही बात है। जूना खां बोल सकते हो या जोना खां। तो हेडिंग लगा लीजिए जूना खां, और कोष्टक में लिख दीजिए MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। क्या नाम था इसका? बचपन का नाम क्या था? बचपन में इसको कहते थे सब जूना जूना या जोना जोना खान कहते थे। और ये क्या था? एक अभिलेख है राग मंदिरी, राज मुंदरी, मुंदरी है ना, राजमुंदरी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? राजमुंदरी के अभिलेख है। राजमुंदरी के अभिलेख, राजमुंदरी के अभिलेखों में जोना खां का कहा गया है। जोना खां का कहा गया है, जोना खान जो है ना उसको कहा गया दुनिया का खान कहा गया है। किसका खान है? दुनिया का खान कहा गया है। जो रागमुंदरी के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जूना खां हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला कौन आता है इसी जूना खां के बारे में? सॉरी, हाँ जी, जूना खां। नेक्स्ट चलते हैं। अब जूना खां को बनाए थे राजा। अब हेडिंग लगाइए, हेडिंग आप लगा ली पहले, कोई दिक्कत नहीं। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब एक एक बात आपको, ये भाई साहब क्या था इसकी आपको जो सच बता दूँ, ये ऐसा था कि इसने करना जो चाहा ना वो वास्तविक रूप से अगर अप्लाई होता ना तो सच में, जैसे वर्तमान में अपने श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी। बट कुछ सरकारी कहते हैं सरकारी दलाल जो थे ना, उन्होंने उसका क्या कर दिया, उसका उनका साथ नहीं दिया। अब जब प्रशासन साथ नहीं देता ना तो अब कुछ एक ऐसे होंगे जो कि पार्टी विरोधी होंगे, वो ये कहेंगे कि मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब हकीकत है, सबको दिखता है। चलिए, लेकिन हम इस मुद्दे पे नहीं घूमे। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या था? विद्वान और शिक्षित शासक था। विद्वान और शिक्षित शासक था। कैसा शासक था? विद्वान और शिक्षित। कब से कब तक रहा ये 1325 से लेकर के 1351 तक राजा रहा था। भाई साहब 26 साल राजा रहा था, ये ऐसे नहीं रहा था। और ये क्या था? विद्वान शासक था और ये धार्मिक उदार था। धर्म के रूप में भाई साहब जबरदस्त वाला उदार था। धार्मिक रूप से उदार मतलब खुले दिल का, धार्मिक रूप से उदार था। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाग्यहीन राजा। लक नहीं था इसका, लक ने कभी साथ नहीं दिया इसका, कभी भी साथ नहीं दिया। भाग्यहीन राजा, आदर्शवादी राजा, ये हमेशा आइडियल पे बिलीव करता था। आदर्शवादी राजा, भाग्यहीन राजा, आदर्शवादी राजा था। उसके अलावा
इसका वास्तविक नाम आपको पता है, जोना खां था। क्या था? विद्वान और शिक्षित शासक था। ठीक है, एक और इसके अलावा क्या था, जो आपके धार्मिक रूप से उदार था, भाग्यहीन था और आदर्शवादी शासक इसको कहते हैं। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है। समझ में आ गई तो उसके बाद क्या आता है कि इसने जब राजा बना था तो राजा बनते इसने 2 अभियान किए। कौन कौन से? किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया इसका। कराचील और खुरासान। कराचील और खुरासान दोनों ही अभियान इसके क्या रहे? असफल रहे। दोनों में हार गया ये, वहां से दोनों में इसको संधि करके वापस आना पड़ा। ओके, तो कराचील और खुरासान दोनों की अभियान इसने असफल रहे। ठीक है, ये भाई साहब ज्योतिष का जबरदस्त ज्ञाता था, ज्योतिष का और खगोल शास्त्र का नॉलेज बहुत था इस बंदे में। ज्योतिष का और खगोल शास्त्र का ज्ञाता था, प्रज्ञात पंडित था, बहुत ही जबरदस्त वाला ज्ञाता था। इसको खूब सारी भाषाएं आती थी, बहुत सारी भाषाएं आती थी। अगर आपने लिखा लिख लीजिए क्या कि कराचील और खुरासान का असफल अभियान किया और ज्योतिष और खगोल शास्त्र का ज्ञाता था। और इसने क्या किया, इसको बहुत सारी भाषाएं, कौन कौन सी? फारसी इसको आती थी, अरबी इसको आती थी, तुर्की इसको आती थी, उर्दू इसको आती थी, संस्कृत इसको आती थी, और इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं। ये मुख्य मुख्य भाषा नहीं, इतनी भाषाएं इसको आती थी। और इसको क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए इसको कहते हैं प्रयोगधर्मी। प्रयोगधर्मी और मूर्ख शासक। कौन शासक है? प्रयोगधर्मी और मूर्ख शासक इसको कहते हैं। ठीक है ना, प्रयोगधर्मी और मूर्ख शासक इसको कहते हैं। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या समझ आए? एमबीटी के बारे में क्या क्या लिखा मैंने कि विद्वान और शिक्षित था, भाग्यहीन राजा था, धार्मिक उदार था, आदर्शवादी था और 1325 से 1351 तक रहा। उसके बाद कराची और खुरासान का इसने असफल अभियान किया, ज्योतिष और खगोल शास्त्र का ज्ञाता था। और उसके बाद अंतिम फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की, संस्कृत, ये सब भाषाएं इसको आती थी। और प्रयोग धर्मी और मूर्ख शासक इसको कहते थे। ओके, इतनी बात सर हमारे समझ में आ चुकी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, तो अब चलते हैं इसने क्या किया। इसने किया डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण किया इसने, जैसे वर्तमान में मोदी जी ने किया। इसने किया विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण और विमुद्रीकरण किया किसने? इसने किया प्रतीकात्मक मुद्रा। प्रतीकात्मक मुद्रा मतलब सिर्फ प्रतीक, सिंबल से काम चल जाता है। मुद्रा हकीकत में कोई मुद्रा नहीं थी, बस कह दिया 50 रुपये, मतलब 50 रुपये कहने से ही प्रतीकात्मक मुद्रा। इसने मतलब जो प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इसने किया। किसने? इस जो अपने था ना, मतलब इसने नोट चेंज किया, सीधी बात है। अपने जैसे मोदी जी ने नोट बदले थे ना, नोटबंदी की थी ना, ठीक है ना, तो इसने भी क्या किया? डीमोनेटाइजेशन किया, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया। उसके बाद क्या था कि जो और प्रतीकात्मक मुद्रा के लिए कौन सा सिक्का चलाया इसने? अदली नामक सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया? अदली नामक सिक्का। कौन सा सिक्का चलाया? अदली सिक्का चलाया इसने। ठीक है, और एक बात रही, जो चांदी के जो सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के, चांदी की जगह इसने तांबे के सिक्के चलाए। किसी सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए। और तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं? तांबे के सिक्कों को कहते हैं टकसाल। तांबे की टकसाल चलाई इसने। क्या चलाई? तांबे की टकसाल चलाई। भाई साहब देखो कितने खतरा काम कर रहा है। डीमोनेटाइजेशन इसने कर दिया, प्रतीकात्मक मुद्रा इसने चला दी। प्रतीकात्मक ने कौन चलाई? अदली सिक्का। और चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, या तांबे की टकसाल चला दी। क्या चला दी? तांबे की टकसाल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगली बात क्या है इसकी? इसने और क्या किया? इसने एक तो कौन सा बोल गया? और क्या किया इसने? इसने किया कृषि विकास मंत्रालय शुरू किया। कौन सा विकास मंत्रालय? कृषि विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि विकास मंत्रालय, इसको कहते थे अमीर ए कोही। कौन सा मंत्रालय कहते हैं इसको? अमीर ए कोही। कृषि विकास मंत्रालय या फिर अमीर ए कोही कहते थे। इस मंत्रालय को शुरू किसने किया? इसी गयासुद्दीन तुगलक ने किया। उसके बाद कुछ समय बाद इसने जो दोआब था ना, दोआब
दोआब आपको बता दिया। दोआब कौन कौन सी नदियों का था बताइएगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले हमने। दोआब में इसने 50% तक कर में वृद्धि कर दी, कि आप वहाँ से इतनी आय लेते हो तो 50% तक इसने कर में वृद्धि कर दी। ठीक है, दोआब में इसने 50% तक कर में वृद्धि कर दी। ठीक है, अब देखना, अब आप अपने पतन के इतिहास को पढ़ने खुद लिख रहे हैं। दोआब में 50% तक इसने कर में वृद्धि कर दी भाई साहब। ठीक है, अब सबसे बड़ा स्टेप इसका, इसका सबसे बड़ा स्टेप कौन सा? पहले इसकी राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? देवगिरी। देवगिरी बोले तो, देवगिरी बोले तो दौलताबाद। दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाद ले गया। दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाद ले गया। और कब, अब ये लेके कब गया? दिल्ली से राजधानी देवगिरी कब ले गया? 1327 में ले गया। सब कुछ अपना दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया 1327 में। और फिर 8 साल बाद वापस ले आया, लानी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि इसका राजपाट सब कुछ चला गया इसमें से, तो कुछ नहीं बचा इसके बाद। तो 1327 से दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी। देवगिरी क्यों ले गया देखो बताओ। देवगिरी, दिल्ली थोड़ा सा इंडिया के इस साइड में रह जाता है, यहाँ से देवगिरी बिल्कुल सेंटर में था। तो सेंटर से सोचा कि सेंटर से मैं पूरे भारत पर राज कर सकता हूँ। इसने थोड़ी चालाकी खेली, क्योंकि इंटेलिजेंस ज़्यादा था ना। और फिर दिल्ली से राजधानी कब ले गया? 1327 में दिल्ली से राजधानी ले गया देवगिरी। और वापस कब लाया? 1335 में दिल्ली से देवगिरी से राजधानी वापस 1335 में ले आया। ठीक है, उसके बाद एक काम और किया इसने। क्या काम किया? दोआब में कर वर्दी तो कर दी। इसके जो दरबार में 2 विद्वान थे, या फिर इसने एक काम और किया, देखो विद्वान की बात करेंगे। इसने क्या काम किया? इसने काम किया जहांपनाबाद। जहांपनाबाद कहाँ है? जहांपनाबाद दिल्ली के पास पड़ता है। कहाँ पर? दिल्ली के पास। जहांपनाबाद बसाया। क्या बसाया? जहांपनाबाद नगर बसाया। कहाँ पर बसाया? दिल्ली में। और दिल्ली में एक काम किया, आदिलाबाद का किला बनवाया। कौन सा किला? आदिलाबाद का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? आदिलाबाद का किला कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आदिलाबाद किला बनाया। इसके बाद इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। कौन? 2 जैन मुनि रहते थे, राजशेखर और जैन प्रभु सूरी। राजशेखर और जैन प्रभु सूरी नामक 2 जैन आचार्य, जैन विद्वान थे। दोनों जैन विद्वान थे। किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। खतरनाक खतरनाक बात आ रही है, देखो ऐसे ऐसा राजा नहीं मिलेगा। देखो कितने कितने इसने काम किए, कितने कितने। एक बार फटाफट आपको देखो रिकेप दोबारा कराऊँ क्या? देखो MBT, विद्वान रहा था, शिक्षित था, आज जो भाग्यहीन था, धार्मिक उदार था लेकिन आदर्शवादी था। उसके बाद मतलब बंदा सही था बट काम गलत हो गए इसके सारे। कराची और खुरासान के असफल अभियान किए, ज्योतिष और खगोल शास्त्र का ज्ञाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या? फारसी इतनी भाषाएं आती थी इसको, प्रयोग धर्मी और मूर्ख शासक कहते थे इस लोग इसको। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन किया इसने, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया, अदली सिक्का चलाया इसने, तांबे की जगह चांदी की जगह तांबे की टकसाल चला दी। और क्या क्या करिए देखो, कृषि विकास मंत्रालय अमीर को ही अलग से शुरू कर दिया, दोआब में कर वर्दी कर दी। उसके बाद जो दिल्ली की राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया। उसके बाद क्या कर दिया इसने? जहांपनाबाद नामक नगर बसाया, आदिलाबाद का किला बनाया दिल्ली में। और उसके बाद राजशेखर और जैन प्रभु सूरी इसके दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद क्या था? इसको क्या क्या उपाधियाँ मिली? उपाधियाँ इसको भाई साहब खतरनाक खतरनाक मिली। क्या क्या उपाधियाँ मिली देखो ध्यान से। इसको कहते थे स्वप्नशील। स्वप्नशील, देखो सपने बहुत देता देखता था, कैसे काश मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे दिल्ली से राजधानी दे दौलताबाद ले वैसे हो जाएगा। स्वप्नशील। पागल, पागल। रक्त पिपासु, क्योंकि देखो लोगों का खून ही पीता था, बार बार मैं ऐसे ऐसे काम किया था, दोआब में करवर्दी कर दी, लोगों का खून। रक्त पिपासु, प्रयोग धर्मी, मूर्ख शासक, इसके नाम थे। बहुत सारी उपाधियाँ आपको मैंने बता दी। उसके बाद है कि जो इब्न बतूता, जो अफ्रीकी जो था ना, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता की बुक का नाम आप अपने कमेंट सेक्शन में यहीं अभी लिखोगे, इब्न बतूता के नाम, इब्न बतूता की बुक। इब्न बतूता 1333 में भारत आया।
अब पूछे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और इब्न बतूता कहाँ का शासक था, कहाँ का था, मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। वो लगभग 1333 में यहाँ पर आया। और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी जानते हो, जो न्यायाधीश होता था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया कर दिया किसको, इब्न बतूता को। ओके, इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1334 में, एक साल बाद 1334 में इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इस काजी को यानी इस इब्न बतूता को चीन के राजदूत के रूप में भेज दिया। कहाँ पर, चीन में राजदूत के रूप में भेज दिया। 1342 में, एक मिनट, 1342 में कब भेजा, 1342 में चीन के राजदूत के रूप में भेज दिया। ठीक है ना, 1342 में वो आगे बात आई सुल्तान की, 1342 में भेज दिया। क्या क्या काम हुए देखो। और इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी, आप लोग बता रहे हो, जैसे कौन सी बुक लिखी, रेहला। कौन सी बुक लिखी इब्न बतूता ने, रेहला बुक लिखी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। उसके बाद अगले चलते हैं। अगले कौन है, एडवर्ड थॉमस नामक एक व्यक्ति है, एडवर्ड थॉमस ने देखो, जो MBT ना, मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इस मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा, प्रिंस ऑफ मनियर्स ऐसे ले लो, मनियर्स, देखो, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको क्या दी, उपाधि दे दी। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दे दी। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक एल्फिंस्टीन की बुक है। कौन, किसकी बुक है, एल्फिंस्टीन एल्फिंस्टन की एक बुक है। कौन सी, एल्फिंस्टन की बुक में, एल्फिंस्टन ने अपनी बुक में क्या लिखा, बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो बुक है, इस बुक में इसको क्या नाम लिखा, कि इस बुक में इसको क्या कहा, पागल राजा कहा। क्या कहा इसको, पागल राजा का। कैसा राजा कहा, एल्फिंस्टीन की एक बुक थी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा राजा कह दिया, इसको पागल राजा कह दिया। कौन सा राजा कह दिया, पागल राजा। और अंतिम एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ, क्या कि इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हुई थी। कब, 1351 में। कहाँ पर, ठट्टा कहाँ पड़ता है, सिंध में। ठट्टा कहाँ पड़ता है, सिंध। और सिंध वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 1351 में। ठट्टा पाकिस्तान सिंध में हुई थी, वर्तमान पाकिस्तान सिंध में हुई थी। इसलिए इसकी मृत्यु होने पर, हम बोलते हैं मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु पर एक था कौन, बंदायूनी ने क्या कहा, देखो जबरदस्त वाली बात कही बंदायूनी ने, ध्यान से सुनना। बंदायूनी ने क्या कहा, बंदायूनी ने कहा कि जनता को, ये सेंटेंस पूछता है, जनता को सुल्तान से, और सुल्तान को, जनता को सुल्तान से, और सुल्तान को जनता से, जनता को सुल्तान से, और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली। इसकी मृत्यु पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा, बंदायों ने कहा कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। इसी के साथ आपका मोहम्मद बिन तुगलक पूरा। अगर कहो तो 1 घंटा 10 मिनट तक हो चुकी है। देखो, अगर कहो तो आगे करा दे आपको फिरोज शाह तुगलक, तो तुगलक वंश कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कहो तो अगले वंश में तुगलक अंतिम और सैयद और लोधी अगले वीडियो में अपना पूरा हो जाएगा। और फिर अगले वीडियो में अपन ये पूरा जो अपना दिल्ली सल्तनत है पूरी करके अपन मुगलों पे चलेंगे, या फिर या तो मुगल ले लेंगे या फिर वैदिक सभ्यता ले लेंगे। वो आप जैसा कहोगे, अगले संडे का आपका नेक्स्ट ले लेंगे।
आई थिंक सही रहेगा ना। आज इतना काफ़ी सफिशिएंट होगा, लगभग 1.25 घंटा की क्लास सफिशिएंट होती है। देखो अब करते हैं रिकैपिचुलेट। और तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक कहाँ से थे? कोरानी तुर्क थे। कहाँ से? कराना वंश से। और सबसे लंबा चलने वाला राजा था, सबसे लंबा चलने वाला शासन था ये, ठीक है, तुगलक वंश का। डीजे बज रहा है वैसे हमारे, तो नाचने मन मारी मेरी, नाचना नहीं आता वरना तो मैं नाच लूँ। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक इसका मूल नाम था। और सर्वाधिक इसने मंगोल आक्रमण, 29 बार इसने मंगोल आक्रमण रोके। और इससे राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? ये दीपालपुर का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? दीपालपुर का। हारना नहीं है, थकना नहीं है, बोलते रहिए मेरे साथ, बोलते रहिए, जितना आप बोलोगे उतनी मेरे में एनर्जी आएगी। नेक्स्ट कौन सा? दिल्ली सल्तनत में नहरें और कुओं का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरें और कुओं का निर्माण किसने करवाया? इसी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। सर्वाधिक निर्माण कौन करवाएगा? फिरोज शाह तुगलक करवाएगा। निर्माण शुरू किसने करवाए? इस गयासुद्दीन तुगलक ने। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखोगे, आज इतने कमेंट करोगे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। हर एक बंदा जो क्लास ले रहा है, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने मेरे को कमेंट लिखना, क्लास के एंड होने के बाद कमेंट देखने चाहिए। ओके ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी, हुजून दिल्ली दूरस्थ, और ने क्या हो गई? आपस में तू में हो गई, हुजून अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकाबाद बरसाया इसने, निज़ामुद्दीन। 56 कोट दुर्ग बनाया। जूना खां इसका बेटा था। और जूना खां क्या हुआ? जो लकड़ी का महल बनाया था, इसमें दब के कौन मर गया? गयासुद्दीन तुगलक मर गया। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक बना, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और इसने राजमुंदरी, राजमुंदरी का अभिलेखों में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुनिया का खान कहते हैं। इसका खान कहते हैं, इसको दुनिया का खान कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान शासक था, बट शिक्षित भी था, विद्वान था। भाग्यहीन कहते हैं इसको। 1325 से 1351 तक रहा। उदार था, धार्मिक रूप से उदार था। और आदर्शवादी राजा था। कैसा वादी? हर एक चीज़ में आइडियोलॉजी ढूंढता था, आदर्शवादी। कराची और खुरासान के इसने असफल अभियान किए थे, कराची और खुरासान के। और ज्योतिष और खगोल शास्त्र का प्रख्यात पंडित था ये, बहुत ही खतरनाक आती थी इसको ज्योतिष और ये जो आपकी विद्या, ठीक है ना। बहुत सारी इसको भाषाएं आती थी, फारसी, उर्दू, तुर्की, संस्कृत, ये सब भाषाएं आती थी इसको। और प्रयोगधर्मी और मूर्ख शासक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रयोगधर्मी और मूर्ख शासक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन किया इसने। प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया। और प्रतीकात्मक मुद्रा इसने अदली सिक्का चलाया। और चांदी के सिक्के की जगह तांबे की टकसाल चला दी इसने। उसके बाद कृषि विकास मंत्रालय और अमीर को ही इसने स्थापित किया। एक बात बताओगे मेरे को आप लोग कि इसने तांबे का सिक्का क्यों चलाया था चांदी की जगह? एक बार सोच के देखिए आप लोग, कमेंट में बताइए, मैं बताऊँगी। दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी 50%। कि इसने तांबे का सिक्का क्यों चलाया चांदी की जगह, ये बताइए मेरे को। इसने तांबे का सिक्का चलाया, तांबे का टकसाल चलाया इसने चांदी की जगह, क्यों चलाई? 1327 में इसने दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी, दौलताबाद ले गया। और 1335 में इसको मजबूरन वापस भी लानी पड़ी, क्योंकि इसका सब कुछ लुट चुका था। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट और लिखना है, एक आधी बात और लिखनी है कि जो ये गयासुद्दीन तुगलक था ना, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसके टाइम पे एक लाइन और लिख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन से? विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी दो राज्य स्थापित हो गए थे। किसने? हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो ये भाई थे। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित कर लिया। और जो बहमन शाह था ना, हरिहर बुक्का ने तो कौन सा? बहमनी साम्राज्य, सॉरी विजयनगर साम्राज्य। और बहमन शाह था, बहमन शाह, जब ये बहमनी साम्राज्य पढ़ा हुआ, बहमन शाह ने कौन सा राज्य स्थापित कर लिया? बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने कौन सा? बहमनी साम्राज्य स्थापित कर लिया। हरि और बुक्का ने तो कौन सा? हरिहर और बुक्का ने कौन सा? हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने कौन सा? इन दोनों ने तो विजयनगर साम्राज्य। और बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने कौन सा? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसके टाइम पे हुए दोनों साम्राज्य? ये क्वेश्चन पूछता है कि बहमनी और जो विजयनगर साम्राज्य किसके टाइम पे हुए? दोनों अलाउद्दीन के, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। बताऊंगा अभी तांबे के सिक्के क्यों चला इसने। तांबे के सिक्के इसलिए, देखो चांदी महंगी आती है, इसने क्या दिमाग लगाया कि तांबा सस्ता है इसलिए तांबे के सिक्के चलाए, चांदी ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। ओके। जहांपनाबाद बसाया इसने, जहांपनाबाद बसाया और आदिलाबाद का किला बनाया। जहांपनाबाद और आदिलाबाद दोनों कहाँ पड़ते हैं? आपके दिल्ली में। राजशेखर और जैन प्रभु सूरी, ये दोनों प्रख्यात पंडित थे। कौन, किसके दरबार में थे? इसी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसको स्वप्नशील राजा कहते हैं, दिल्ली जो रक्त पिपासु कहते हैं इसको। उसका इब्न बतूता इसके टाइम पे आया,
1333 में। मोरक्को का राजा था, मोरक्को का शासक था, मोरक्को का शासक, मोरक्को का राजदूत था, यहाँ पर है। और बाद में इसने 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली भेज दिया। इब्न बतूता की बुक कौन सी थी? रेहला थी। कौन सी बुक थी? रेहला थी। ओके, और रेहला से किस किस जानकारी मिलती है? जो इसका डाक विभाग था, जो इसका आवागमन था, जो व्यापार था, जो विदेश मंत्रालय था, जो गुप्तचर विभाग था, सबकी जानकारी किससे मिलती है? इसी इब्न बतूता से, रेहला से मिलती है। एडवर्ड थॉमस ने क्या कहा इसको? एडवर्ड थॉमस ने कहा है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है इसको। क्या कहा है? प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एल्फिंस्टन की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इसको पागल राजा कहा गया है। किसका? पागल राजा। और सिंध के थट्टा के पास इसकी 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। तब बंदायूं ने एक बात कही कि आज सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। टिड़गिड़े धा। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, अंतिम पेज बचे थे अपने पास। ये पेज कैसा है? मस्त है ना? ब्लैक नहीं दिखता, मैंने ट्राई मारा, डेमो किया था। ये दिखता है, इसे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, ये पेज भी काम आएगा। ये रहा अपना ये काम। क्या काम? ये बात। अब सुन लो, ये आपका कहाँ तक हो गया? आज आपका खिलजी कंप्लीट करा दिया, और तुगलक की अंतिम राजा छोड़ा है। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। 1.25 घंटे क्लास होगी और सफिशिएंट होती है क्लास इतनी। अब आपको इसको वीक में आप इसको 3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात क्या है। बात यह है कि आज आपको कमेंट सेक्शन में ज़बरदस्त वाले कमेंट करने। क्या क्या कमेंट करोगे आप जानो। कैसा लग रहा है सेशन वो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर बहुत कम करते हो, शेयर करो, और कमेंट ज़रूर करना है। और चैनल पे खुद तो सब्सक्राइब करो ही करो अगर आपने नहीं किया तो, और साथ ही अपने यार दोस्तों, परिवार, मित्रों, सबको सबसे सब्सक्राइब कराओ अपने चैनल को, ठीक है। और इसके बाद अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना, जो यहाँ पर साइकोलॉजी, हिंदी, जो बाकी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होती थी वो सारी यहाँ पर पोस्टपोन कर दी गई, यहाँ पर सारी ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन अप पर आपको सिर्फ संडे को सेशन मिलेगा। आगे इन फ्यूचर देखेंगे और नए नए सेशंस का, ओके। और एक आपका जो शाम को जो इंडियन हिस्ट्री की जो आपकी जो आरबीएससी बुक्स वाली आती है वो सेशन लगातार अपना यहाँ पे चलता रहेगा। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्विजेज, टेस्ट वगैरह जो भी हैं, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं, उसके अलावा आपको डाउट डिस्कशन है, और ग्रुप की जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं, टेलीग्राम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब, और उसके अलावा आपको क्विजेज़ वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। वीडियो यदि आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना के इस पैंडेमिक में अपनी और अपनी सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।